नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। बीजेपी समेत सभी दलों के स्टार प्रचारकों की तूफानी रैली जारी। सभी नेता प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव में झोंकी ताकत। स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पुलिस करेगी पूछताछ। मालीवाल ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता के घर में मौजूद होने की कही थी बात। उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उत्तर भारत में तापमान 45 के पार पहुंचने पर केंद्र ने की राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक। जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। फ्रांस में हो रहे कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए आज बड़ा दिन। फेस्टिवल में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट होगी आज प्रदर्शित। भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सेवन कान प्रतिनिधियों को देंगे मास्टर क्लास। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर आईपीएल से किया बाहर। अब क्वालिफायर 2 में राजस्थान और हैदराबाद होंगी आमने सामने। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया है। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी प्रचार को धार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होगी। इस सीट से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी की इस रैली से भाजपा पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने का प्रयास करेगी। हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के इस समर में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी जनसभा पंजाब के पटियाला में होगी। इस सीट से परनीत कौर भाजपा प्रत्याशी हैं। पंजाब में 7वें चरण में सभी 13 सीटों पर चुनाव होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित रैली के दौरान सिख समुदाय के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली में रैली के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों सहित सिख समुदाय के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। हमारी पार्टी सिख समुदाय के कल्याण के लिए हमेशा काम करती रहेगी। हम सिख गुरुओं के आदर्शों और मानवता के प्रति सिख समुदाय की सेवा का सम्मान और आदर करते हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी है। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट पर होगी। इस सीट से जगदम्बिका पाल भाजपा उम्मीदवार हैं। अमित शाह संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे।
संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं अंबेडकर नगर से रितेश पांडे और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा मयूरभंज में जनसभा करेंगे और इसके बाद भद्रक में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जाजपुर और जगत सिंहपुर में भी चुनाव प्रचार को धार देंगे। लोकसभा चुनाव में अब बस 2 चरणों के मतदान बाकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे राहुल गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कन्हैया कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे राहुल गांधी मंगोलपुरी में पार्टी प्रत्याशी उदित राज के लिए एक चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रियंका गांधी हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा के समर्थन में एक रोड शो में शामिल होंगी। गौरतलब है कि दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दशकों से यह सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही है और इस बार के चुनाव में किन किन उम्मीदवारों ने इस सीट से अपनी दावेदारी की है और क्या है उनकी तैयारी, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली का दिल है नई दिल्ली और अगर बात राजनीतिक दृष्टि से की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की बोलचाल की भाषा में कहें तो वीवीआईपी सीट है, हॉट सीट है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय, यहाँ तक के सांसदों के बंगले भी इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुचिता कृपलानी यहाँ से प्रथम सांसद रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी इसी सीट से सदन तक पहुंचे हैं। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू से ही इस सीट पर सभी की नजर बनी रही है और आज भी है। देश यहां से चलता है, इसलिए दिल्ली की 7 सीटों में से यह सीट सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और मंत्री, सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 14 लाख से अधिक मतदाता हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 1952 में प्रथम आम चुनाव में इस सीट पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की टिकट पर लड़ रही चर्चित नेता सुचिता कृपलानी की जीत हुई थी। हालांकि बाद में वे कांग्रेस में चली गई थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी तनातनी रही। कांग्रेस की ओर से फिल्म स्टार राजेश खन्ना और के.सी. पंत जैसी हस्तियों ने भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट पर विजयी हुए थे। वे 1980 में भी यहीं से सांसद बने। 1989 और 1991 में भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी यहां से सांसद चुने गए थे। नई दिल्ली सीट से जगमोहन 3 बार सांसद बने। 2004, 2009 में कांग्रेस के अजय माकन जीते। वहीं 2014 से नई दिल्ली सीट फिर से भाजपा के खाते में चली गई। फिर 2019 में भी भाजपा ने ही इस सीट पर जीत हासिल की। दोनों बार यहां मीनाक्षी लेखी सांसद रहीं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरे और हाल में ही राजनीति में कदम रखने वाली बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज अपने माता पिता की तरह एक वकील हैं, जिनका कानूनी करियर भी अच्छा रहा है। कह सकते हैं पीढ़ियों से विरासत में मिली सांस्कृतिक परिवेश, राजनीति और कानूनी शिक्षा ने बांसुरी को निखार दिया है। उन्हें अपने राजनीतिक सूझबूझ और क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है।
हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है, वो सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। नई दिल्ली सीट पर कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जीतकर भले ही सदन में पहुंचे हों, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। कांग्रेस ने यह इंडी गठबंधन की आम आदमी पार्टी को दे दी है। इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं। सोमनाथ भारती यहां मालवीय नगर से विधायक चुने गए थे। मेरी मोहब्बत को देख के, मेरा कार्यशैली को देख करके, आम आदमी पार्टी कामों को देख करके जनता ने इस प्रकार से प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया है। उसी का परिणाम ये है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मैं नई दिल्ली लोकसभा के लिए हूँ। ये तो थे नेताओं के अपने अपने दावे। अब जरा यहाँ से निकलकर इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न वर्गों के मतदाताओं की राय लेते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या देश के कोने कोने से आए यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी रहते हैं। जानते हैं क्या है होनहार युवाओं का मिजाज। और आइए आगे बढ़ते हैं और शिवहर लोकसभा सीट की बात करते हैं। शिवहर लोकसभा सीट बिहार की सबसे छोटी और पिछड़ी सीट मानी जाती है, जहां से इस बार दोनों महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से यहां लवली आनंद उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी ने यहां की मुखिया ऋतु जायसवाल को मैदान में उतारा है। दोनों महिलाओं की राजनीतिक बयानबाजी से ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। क्या कहते हैं शिवहर के चुनावी समीकरण, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। सीतामढ़ी जिले से राज सिंह वासिनी पंचायत की मुखिया ऋतु जायसवाल शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं। मुखिया दीदी और चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताबों से नवाजी गई ऋतु जायसवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार में भी जनता का असीम प्यार मिल रहा है। अपने बयानों के लिए चर्चित ऋतु शिवहर जिले के पिछड़ेपन, युवाओं, बाढ़ प्रभावित इलाकों की अनदेखी के अलावा बंद पड़ी चीनी मिलों को प्रमुखता से मुद्दा बना रही हैं। हकीकत ये है इस सरकार का 17 सालों के और डबल इंजन की सरकार का कि अगर आज यहाँ के बेटों को अपने घर में चूल्हा जलवाना हो, 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो बिहार के बाहर जाते हैं, दिल्ली पंजाब जाते हैं, कमाते हैं, तो यहाँ उनके घर में चूल्हा जलता है। शिवहर में एनडीए गठबंधन ने जेडीयू से लवली आनंद को मैदान में उतारा है। लवली आनंद 1994 में पहली बार लोकसभा जीतकर आई थी। उसके बाद उन्हें राजनीतिक वनवास ही मिला। ये अलग है कि उनके पति आनंद मोहन 1996 और 1998 में लोकसभा चुनाव जीते। वर्तमान में बेटा चेतन आनंद शिवहर से विधायक हैं। लवली आनंद पीएम मोदी के कार्यों और एनडीए गठबंधन की विकास की नीतियों के दम पर चुनावी मैदान में हैं। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, बिल्कुल मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के काम लोग देखा है, 17 साल का काम देखा है, और बाकी लोग का भी काम देखा है, विपक्ष का भी काम देखा है कि किस तरह से बिहार में गुंडा राज था। और आज जो है देश आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, तो जनता को है, जनता प्रबुद्ध होती है। तकरीबन 17 लाख की आबादी वाले शिवहर लोकसभा सीट पर वैश्य जाति के 25% मत हैं। ऐसी स्थिति में दोनों महिला प्रत्याशियों में कोई भी बाजी मार सकता है। यहाँ अभी मुश्किल है कि जाति समीकरण पर हालत चल रहा है। जाति समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर है लोकसभा में। पहले तो हम नहीं कहते, लेकिन इस बार आनंद मोहन बनाम ऋतु जायसवाल, लेकिन इस बार जाति बनाम जैसे बैक फोर, ये वाला मामला यहाँ पे आ गया है। मुकाबला कांटेदार है। ऋतु मुखिया अपने द्वारा किए गए कार्यों को गारंटी बता रही हैं, तो लवली आनंद भी शिवहर की शेरनी कही जाती हैं। अब देखना है कि ऋतु मुखिया संसद की दहलीज तक पहुंचती हैं या फिर लवली का राजनीतिक वनवास खत्म होता है। शिवहर लोकसभा सीट की दोनों प्रत्याशी महिला हैं और कद्दावर भी। आरजेडी की ऋतु जायसवाल मुखिया से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और आईएएस अधिकारी की पत्नी हैं, तो जेडीयू की लवली आनंद पूर्व की सांसद हैं और आनंद मोहन की पत्नी। अब देखना है कि जनता किसे
शिवहर का सरताज बनाती है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, शिवहर। और वहीं 25 मई को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छठे चरण के लिए मतदान होना है। इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरोवा और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से बात की हमारी संवाददाता ने। देखिए, कैंपेनिंग का लगातार तांता लगा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी कैंडिडेट आजमगढ़ जिले से दिनेश लाल यादव। निरुआ आपके लिए बहुत ही लकी चार्म की तरह काम किया आपकी जितनी भी सेलिब्रिटी लाइफ थी उसमें, लेकिन जब हम वोटिंग पे के बात करें, लोकसभा इलेक्शन को लेकर बात करें, कितना लकी चार्म आप यहाँ देखते हैं इस नाम को और इस नाम के बलबूते पे वोट को कन्वर्ट करने में? बहुत काम करता है, क्योंकि ये लोग भी मुझे उसी नाम से जानते हैं, इनका ही दिया हुआ नाम है और सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया था, तभी हम लोग 22 में जीते थे। और जीतने के बाद 1.5 साल जो मौका मिला उसमें हम लोगों ने इतना काम कर दिया आजमगढ़ में कि पूरा आजमगढ़ की जनता समझ गई कि हमारे बीच रह के काम करने वाला सांसद मिल गया है, क्योंकि इसके पहले कोई सांसद यहाँ आता नहीं था। वो जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र तक यहाँ लेने नहीं आते थे, काम करने की तो बहुत दूर की बात है। तो अब आजमगढ़ ने देखा है, हम 19 में हारे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे और 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए, और आजमगढ़ को ऐसा सांसद चाहिए था, मिल गया। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी अभी आए थे तो उन्होंने मंच से कहा कि हार के भी ये यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है, और जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए निरहुआ उसका उदाहरण है। लेकिन आपके सामने एसपी के कैंडिडेट है धर्मेंद्र यादव, जो कि कजन भी है अखिलेश यादव के। कितना बड़ा चैलेंज लगता है आपको? आजमगढ़ में अब भगोड़े नेता लोगों के लिए जगह नहीं है, और वो दोनों भाई भगोड़े हैं। एक आखिरी सवाल, गर्मी बहुत है, वोटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे 25 मई को जब वो बाहर निकलेंगे वोटिंग के लिए? मुझे लगता है कि मैं अपने मतदाता से यही निवेदन करूंगा, कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य तय करेगा, ये आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। तो इसके लिए कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, आपको बूथ पे जाना है और मतदान करना है, क्योंकि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा पर्व है। आप जैसे दशहरा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, आप सब मनाते हैं, उन सब से बढ़ करके इस त्यौहार को मनाइएगा और 25 तारीख को आप अपने बूथ पे जाइएगा और मतदान कीजिएगा। तो ये सुना आपने निरुआ जी को, जो अपील कर रहे हैं सबसे कि इस पर्व को ज़रूर मनाएं, 25 तारीख को निकले, जैसा भी मौसम हो, लेकिन वोट ज़रूर करें। कैमरा पर्सन संजीव के साथ दीपिका, आजमगढ़, डीडी न्यूज़। और वहीं आजमगढ़ सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता दीपिका ने चुनाव को लेकर धर्मेंद्र यादव से खास बातचीत की। लोकसभा इलेक्शन के 6th फेज में 25 मई को पोलिंग होगी और आजमगढ़ पूरे यूपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक आती है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है एसपी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव जी। डीडी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जब हम बात करते हैं तैयारियों की, आपको जो कमान सौंपी है अखिलेश यादव जी ने, लेकिन आपके सामने खड़ा कर दिया एक सेलिब्रिटी को भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे देखते हैं आप इस चैलेंज को? कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, और उनको देख लिया लोगों ने, एक्सीडेंटल एमपी हैं, देख लिया लोगों ने, नाप लिया आजमगढ़ के लोगों ने, अब मौका नहीं मिलेगा दोबारा। आप कह रहे हैं नाप लिया, लेकिन कई सारी रैलियों में और लोगों से, जनता से वो ये कहते रहते हैं कि धर्मेंद्र यादव जी आके ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते, अपने लोगों से नहीं मिलते। इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, उनके किसी भी सवाल की जवाब मुझे देने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता की नजरों में हमारा जवाब पहले से है। मैं कैसा नेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आजमगढ़ के लोग जानते हैं। और आजमगढ़ के लोगों का जो तेवर है उसमें वो फिट ही नहीं है। आजमगढ़ के लोगों को बहुत बड़ा गंभीर राजनीतिक तेवर है, वो राजनीति को गंभीरता से लेते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा नारा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको देखकर आप लोकसभा इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रहे हैं और 25 मई की तैयारी कर रहे हैं? मेरा अकेले कोई नारा नहीं, पूरे देश का नारा बन चुका है, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। और बाकी तो सरकार बनने पर सुविधाएं दी जाएंगी, जातीय जनगणना की जाएगी, महिलाओं को पेंशन मिलेगी, किसानों का कर्ज माफ हो गई, 1.5 गुनी आमदनी के लिए कानून बनाएंगे ही, नौजवानों को रोजगार देंगे ही, अग्निवीर खत्म करेंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे ही। तो बहुत सारी योजनाएं हैं
लेकिन इन सब योजनाओं के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो देश का संविधान बचाने का, क्योंकि संविधान नहीं बचा तो आज हम और आप जो बात कर रहे हैं ये भी अधिकार और हक हमारे पास, आपके पास नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें 25 मई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मौसम बहुत गर्म होता जा रहा है। सारे वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हम हालात देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 25 मई के लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? टेम्परेचर बढ़ रहा है वो तो प्रकृति है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, लेकिन लोग देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए गर्मी भी झेलेंगे। गर्मी पड़ेगी, प्रकृति का है, तो उस पर हमारा आपका जोर नहीं है, लेकिन इतना ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी की परवाह किए बिना अपना वोट कास्ट करें और संविधान बचाने की कास्ट करें। तो आपने सुना, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अगर आपने संविधान बचाना है तो 25 मई को आना है और वोट जरूर करना है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, आजमगढ़। अनंतनाग राजौरी सीट पर 25 मई को मतदान होना है। यहाँ के मुकाबले में कौन कौन है और उस पर जनता क्या सोचती है, इस पर जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने अनंतनाग से। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य की उन 5 लोकसभा सीट में से एक है, जिसमें से अब सिर्फ इसी सीट पर मतदान होना बाकी है, यानी कि 25 मई को मतदान होगा। 2022 से पहले यह सिर्फ अनंतनाग के नाम से यह सीट जानी जाती थी और इसमें तब 4 इलाके आते थे। इन 4 इलाकों में अनंतनाग के अलावा पुलवामा, शोपियां और कुलगाम भी थे, लेकिन अब इसमें 2 इलाके पुंछ और राजौरी भी जुड़ गए हैं। तब से यह सीट एक नई सीट के रूप में उभरकर सामने आई है और इस पर इस कंडीशन में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जहां तक मुकाबलों की बात करें तो इस बार के मुकाबलों से पहले अगर पिछले मुकाबले पर नजर डालें तो पिछली बार यहां पर खास तौर से जो मुकाबला हुआ था उसमें एनसी के हसनैन मसूदी ने 2019 में जीत दर्ज की थी, जबकि उस समय कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर दूसरे स्थान पर आए थे और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तीसरे स्थान पर आए थे। इस बार की अगर बात करें तो पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ अहमद और अपनी पार्टी से जफर इकबाल मल्लास चुनावी मैदान में हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी की तरफ से मोहम्मद सलीम पर्रे चुनावी मैदान में हैं। और इस इलाके में अगर हम बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन इस माहौल में लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, इस सीट पर थोड़ा सा जायजा लेते हैं। यहाँ तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कौन से मुद्दे यहाँ के लोगों के जहन में हैं, इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इसी इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं। कश्मीर में और खासतौर से आपके इलाके में जब मतदान होगा तो आप वोट डालते समय कौन से मुद्दों को जहन में रखकर वोटिंग करेंगे? वोट ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। वोट ही एक ऐसी चीज है कि हम वोट डाल के एक अपना पार्लियामेंट का मेंबर भेज सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों की तर्जुमानी कर सके। हम वोट डालेंगे, भरपूर साथ देंगे। टूरिज्म के मामले में क्या क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए? इधर रोजगार होना चाहिए। हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं जो बेकार फिरते हैं ऐसे ही, तो हमें ये गुजारिश करते हैं टूरिज्म इधर होने चाहिए बहुत सारे। हमें यहाँ से कमरटल और कौसरनाग घोड़े जाते हैं, हमारा काम होना चाहिए। यहाँ 3-4 हजार घोड़े हैं हमारे, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो बेकार बैठे हैं। जो पहले शुरू में वोट डालते थे, अब वोट डालने जाते हो तो जहन में क्या रहता है, मन में क्या चलता है? मन में मेरे में यही चलता है कि अच्छा कोई लीडर बनाएंगे, उसका चुनाव करेंगे, उसको पार्लियामेंट में भेज देंगे तो वो हमारा मुद्दा मकसद जो है वो उछाल लेगा, वो हमारा हक जो है वो दिलवा देगा, और क्या है। अनंतनाग राजौरी का ये लोकसभा का जो इलाका है, इसमें मतदान जब होगा तो लोगों के जो मुद्दे हैं उनके जहन में तो रहेंगे ही, लेकिन देश का विकास और एक अच्छा प्रतिनिधि इनके जहन में होगा। इस आधार पर ही अपने इलाके में मतदान करेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, अनंतनाग। अन्य खबरों का रुख करें तो फ्रांस में चल रहे 77वें कान फिल्म महोत्सव में आज का दिन भारत के लिए खास है। महोत्सव के 10वें दिन आज भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की प्रसिद्ध कृति
ऑल वी इमेजिन इज लाइट मुख्य प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित हो रही है और ये विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि 3 दशकों के बाद एक भारतीय फिल्म कान फिल्म महोत्सव के आधिकारिक चयन की प्रतियोगिता खंड में शामिल हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।